Paracetamol is a proved hepatotoxic as well as nephrotoxic drug. सर फीवर एंड पेन किलर के लिए हमारे आयुर्वेद में ऐसे कौन से कॉमन ड्रग्स हैं जो लोग यूज करें ताकि उससे साइड इफेक्ट से भी बच सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा यूज होने वाली पेन किलर एंड फीवर मेडिकेशन की, दैट इज पैरासीटामॉल, जिसे एसिटामिनोफेन या पीसीएम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पैरासीटामॉल किन किन केसों में लिया जाता है, इससे होने वाले साइड इफेक्ट की बात करेंगे और इसके बारे में एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे और लास्ट में पैरासीटामॉल हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है उसको समझेंगे। दोस्तों, अगर पैरासीटामॉल की बात करें तो यह एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स है जो कॉमनली माइल्ड से मॉडरेट पेन और फीवर के लिए यूज किया जाता है और यह टैबलेट, कैप्सूल एंड आईवी फ्लूइड के फॉर्म में भी मिलती है। दोस्तों, इसके यूज की बात करें तो यह शरीर दर्द, सिर दर्द, बुखार, दांत दर्द, पीठ दर्द, माहवारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गठिया के दर्द आदि केसेस में लिया जाता है। नॉर्मली इसकी डोज 500 से 100 mg की आती है जो 6 से 8 आवर के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और मार्केट में यह अलग अलग ब्रांड के नाम से बेची जाती है। दोस्तों, अगर इंडिया में देखें तो यह कैलपॉल, डोलो, मेटासिन, क्रोसिन, टाइनिनॉल, मैकफास्ट और पेंडॉल आदि नाम से मार्केट में बेची जाती है। दोस्तों, अगर पैरासीटामॉल की मेजर साइड इफेक्ट की बात करें तो जिसमें बेचैनी, सूजन, उल्टी, दर्द, पसीना आना, भूख में कमी, पेट में ऐंठन, दस्त, उच्च बुखार आना, त्वचा पर लाल धब्बे होना, सूजन, खुजली, गले में खराश होना, अल्सर, सांस फूलना और आंखों का पीला होना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पैरासीटामॉल का ज़्यादा अमाउंट लेने से आपको सीरियस साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है जिसमें ब्लड डिसऑर्डर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पैरासीटामॉल को ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अर्थात लीवर फेलियर और किडनी फेलियर से बचिए। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब देखते हैं कि पैरासीटामॉल को लेकर हमारे एक्सपर्ट का क्या राय है। सबसे पहले सर, आपको हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज हम बात करने वाले हैं पैरासीटामॉल को लेकर। तो सर, हमारे भारत में या देखा जाए पूरा वर्ल्ड में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैरासीटामॉल को लंबे समय तक यूज करते हैं और बिना उसका साइड इफेक्ट को जाने हुए। तो सर, जो पैरासीटामॉल है उसके साइड इफेक्ट के बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? नमस्ते, आपको भी मेरे जगह पे आप सभी को स्वागत है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि एक आयुर्वेद का बढ़ते हुआ वैद्य आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए अपना पूरा हिम्मत डाल के कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया में उसके बारे में लगातार इंफॉर्मेशन देने के लिए जारी है। तो इससे मुझे गर्व महसूस होता है कि ऐसे एक व्यक्ति मेरे विद्यार्थी हैं। तो आपके एक जो प्रश्न था, जो पैरासीटामॉल जो वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड मेडिसिन है और ओटीसी है, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ऐसा एक द्रव्य है जो बहुत बिकता है। ये सिर्फ दवाई के दुकानों में नहीं, किराने के दुकानें में भी, पान शॉप में भी मिलने वाला इतना पॉपुलर ड्रग और वाइडली यूज्ड मेडिसिन है। पैरासीटामॉल बेसिकली इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इसको NSAID कहते हैं और ये बेसिक काम इसको पेन को कम करने के लिए लाया है। पैरासीटामॉल के साथ पेन कम करने के लिए या बुखार को कम करने के लिए एस्प्रिन भी यूज़ किया जाता था, अभी वाइडली यूज में नहीं है। बट पैरासीटामॉल इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिन और ड्रग ऑफ चॉइस इन एनी सॉर्ट ऑफ फीवर कंडीशंस। पैरासीटामॉल
जितना अच्छा दवा है बुखार के लिए, उसका रॉन्ग यूज़ उतना ही खतरनाक हो सकता है। यानी एक अडल्ट को पर डे पैरास्टामोल 1.5 टू 2 ग्राम्स तक दे सकते हैं। इससे ज़्यादा भी देना कभी-कभी सिचुएशंस रहते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट का कम होना हो, या वायरल फीवर्स हो, मलेरिया हो। ऐसे कंडीशन में पैरास्टामोल की रिपीटेड नीड रहता है। और जो पेशेंट ऐसे बुखार वाले या वायरल इन्फेक्शन वाले जिसमें हाई ग्रेड फीवर रनिंग है, हाई ग्रेड का मेरा मतलब है 102 एंड प्लस, सो ऐसे अवस्था में सामान्य तौर पर जो रुग्ण एडमिट रहता है हॉस्पिटल में इन पेशेंट करके, उनमें ओरल मेडिसिन के अलावा इंट्रावेनस पैरास्टामोल देने का प्रैक्टिस जारी है। और जब इंट्रावेनस दिया जाता है, वहाँ पे पैरास्टामोल का डोज 1000 mg का रहता है। और कई पैरास्टामोल के इंजेक्शंस डाइल्यूशन की सॉल्यूशन अलग है, और कई कंपनीज वहाँ पे मैनिटॉल यूज़ करता है। जो पैरास्टामोल मैनिटॉल से डाइल्यूट किया हुआ है, वो मोर प्रिफर्ड है, क्योंकि ये मैनिटॉल सेरेब्रो या सेरेब्रल यानी ब्रेन के टिश्यूज़ के लिए उनके फीवर से होने वाले कॉन्सिक्वेंस को कम करने में सहायता करता है। इसलिए वो मैनिटॉल डाइल्यूटेड पैरास्टामोल के इंजेक्शंस भी आते हैं। तो इसका आपने जो पूछा था साइड इफ़ेक्ट बोलने का, अभी आपको इनडायरेक्टली मैंने साइड इफ़ेक्ट बता दिया कि लिमिटेड यूज़ इन अ प्रॉपर क्वांटिटी इज़ नॉट हार्मफुल, इट हेल्प्स टू द पेशेंट। इससे भी ज़्यादा डोज अगर दिया गया तो उससे लॉन्ग रन पे, अभी देखिए जैसे पेशेंट्स रहते हैं जिसको माइग्रेन रहता है, और माइग्रेन का अटैक हफ्ते में 2-3 बार जब सीवियर होता है, साइनसाइटिस हो या माइग्रेन हो, ऐसे कंडीशन में पेशेंट अपने आप टैबलेट्स हफ्ते में 2-3 हफ्ते में 2-3 ऐसे चालू ही रहता है कई सालों तक। जब ऐसे होता है तो वहाँ पे लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी उसके विषकारी स्वरूप या उसका प्रभाव लिवर और किडनी पे हो सकता सर है। इससे बहुत ही ओवरऑल अगर देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार तो बहुत ओवरऑल डेथ भी होती है पूरा भारत से लेके वर्ल्ड में भी इसके ज़्यादा डेथ रेट है इस वजह से डेथ किडनी और लिवर फेलियर की वजह डेथ से। रेट लिवर फेलियर से इंडिया में तो डेफिनेटली है, जैसे आपने कहा, लेकिन हर डेथ जो किडनी और लिवर से जुड़े हैं वो पैरास्टामोल से ही होता है ऐसे नहीं कह सकते। तो उसके अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन पैरास्टामोल इज अ प्रूव्ड हेपेटोटॉक्सिक एज वेल एज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। सर फीवर एंड पेन किलर के लिए हमारे आयुर्वेद में ऐसे कौन से कॉमन ड्रग्स हैं जो हम लोग जो लोग यूज करें ताकि उससे साइड इफेक्ट से भी बच सके, और ऐसे भी कई घरेलू उपाय हैं जो फीवर से बचने के लिए जो आयुर्वेद में अगर ऐसा कुछ है तो सर अब शेयर। ज्वरः एव जीवन्ते सज्वरः एव म्रियन्ते प्राणिनः। प्राणी मात्र जो दुनिया में है, सभी ज्वर से ही जन्म लेते हैं और ज्वर से ही मरते हैं। बिना ज्वर ऐसा कोई जीवी दुनिया में नहीं है जो ज्वर को अनुभव में नहीं लाया हो। और ऐसे ही पेन भी है, शूल, ये हर एक जीव जंतु में शूल दिखता है। कई जीवी एक्सप्रेस कर सकते हैं और कई जीवी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो शूल और ज्वर कॉमनली है। इन दोनों को मैनेज करने के लिए आयुर्वेद में बहुत से उपाय हैं। जैसे अत्यंत तीव्र शूल में जो क्या बोलते हैं उसको, मरणवत पीड़ा यानी डेथ लाइक पेन, ऐसे कंडीशन में अग्निकर्म है और विद्ध कर्म है। विद्ध अग्निकर्म तीनों है, यानी ये 3 प्रोसीजर। एक जो अग्निकर्म है, यहाँ पे तप्त शलाका से शूल जहाँ पे है वहाँ पे टच करने से, दहन करने से शूल निकल जाता है। और विद्ध कर्म यानी हॉलो नीडल
ये एक्यूप्रेशर का निडल नॉन हॉलो रहता है एक्यूपंक्चर का, लेकिन ये जो हमारा इंजेक्शन का निडल रहता है, ऐसे हॉलो निडल से जब विद्ध कर्म करते हैं तो वहाँ पे अवरुद्ध वात के निर्हरण से शूल कम होता है। और तीसरा मैंने जो बताया ये कॉम्बिनेशन है, विद्धाग्नि कर्म, विद्ध करना है और अग्नि उसको देना है, उसी विद्ध सूची को अग्नि देने से साइमल्टेनियसली विद्धाग्नि कर्म होता है। ये वेरी एक्सट्रीम कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे औषध साध्यम, शस्त्र साध्यम, क्षार साध्यम, यद्यपि तयोः अनयोः त्रयाणाम अपि चिकित्सा असाध्यम तरही अग्निकर्मम प्रयुंजते, ऐसे सुश्रुत का वाक्य है। यानी पहले बीमारी को औषध से ठीक करो, नहीं हुआ तो शस्त्र से ठीक करो, उससे भी नहीं हुआ तो क्षार को प्रयोग करो, क्षार इन तीनों से नहीं हुआ तो अग्निकर्म में जाओ। यानी अग्निकर्म कहाँ यूज किया जाता है एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा यद्यपि औषध से इसको ठीक करना है, तो औषध आयुर्वेद में एक वाक्य है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष सद्नेयः भिषगुत्तमः, यानी वैद्य अच्छा वैद्य है ऐसे नाम अगर लेना है, कमाना है दुनिया में, तो हर एक पेशेंट को नया समझकर ही ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अभी मुझे शिरस्शूल है, आपको भी शिरस्शूल है, इसलिए हम दोनों का मेडिसिन सेम कदापि नहीं हो सकता है। यद्यपि वो सेम हो गया तो वो आयुर्वेद के वैद्य ही नहीं है, ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर ग्रंथ में ग्रंथकारों ने दिया है। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष, यानी हर एक व्यक्ति के निदान क्या है, शिरस्शूल होने के लिए कारण क्या है, वो कारण समझकर उसके अनुसार चिकित्सा देना। सर थोड़ा इंटरप्ट करूंगा मैं। सर जो मॉडर्न में है तो जैसे फीवर हुआ कुछ भी हुआ तो उसके लिए सेम ही ट्रीटमेंट सब दे देते हैं। तो हमारे आयुर्वेद में सर जैसे आपने बताया कि अलग-अलग हर व्यक्ति के लिए अलग ही इलाज है। तो ये चीज़ बहुत ही यूनिक बना देता है सर। यस, तो ये यही तो है आयुर्वेद का महत्व यस, है। यस। और इसी से आयुर्वेद श्रीमंत है। श्रीमंत का अर्थ केवल धन के नहीं, ज्ञान से श्रीमंत है। भी जैसे अन्य शास्त्रों में, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे कहते हैं, अन्य विद्वान, अन्य शास्त्र के शास्त्रज्ञ जो है वो कहते हैं आयुर्वेद में कुछ नहीं है, रिसर्च नहीं है, साइंटिफिक स्टडी नहीं है। मैं उनको कहने के लिए इच्छुक हूँ कि आप प्लीज़ अपना टाइम निकालिए, वक्त निकालिए और एक शुद्ध आयुर्वेद वैद्य के साथ बैठिए और संहिता को देखिए कि संहिता में कितना रिसर्च एक्टिविटीज करने के बाद एक मॉलिक्यूल को लाया गया है। आयुर्वेद के जो आरोग्यवर्धिनी वटी जो कहा है हजारों साल पहले, उसमें के एक इंग्रेडिएंट भी अगर आपने निकाला तो आरोग्यवर्धिनी नहीं बनता। हिंगवाष्टक चूर्ण में अष्ट द्रव्य जो बताया है उसमें एक भी द्रव्य कम है तो वो द्रव्य नहीं बन सकता, और एक उसको ऐड भी किया तो हिंगवाष्टक नहीं होता है। तो यानी हिंगवाष्टक के कॉम्बिनेशन को बनाने के पहले उनका वर्कअप उसके पीछे बहुत है। ये बिना समझे, ये इसके बारे में जो नहीं जानते वो कहते हैं कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे अन्य विज्ञान में ही नहीं है, क्योंकि आज एक मॉलिक्यूल आता है, कल उसके साइड इफेक्ट दिखता है और परसों उसका बैन हो जाता है। तो ये पद्धति आयुर्वेद में नहीं है, क्योंकि ये सभी द्रव्य सस्यों से हैं, भूतल से है यानी खनिज से है, या प्राणी मात्र से होने वाले हैं, जंगम औद्भिज प्राणी से होने वाले, ऐसे चार जो चेतन द्रव्यों से होने वाले औषध होने के नाते इनमें होने वाले विकार और विकृति ये कम होने की वजह से इनका बैन होना या इनमें अल्ट्रेशन होना मुमकिन नहीं है। सर जैसे आपने बताया तो सेम ऐसे ही हुआ, कोरोना वायरस जब आया तो लोग सही हुए, ठीक हुए, मॉडर्न कंसेप्ट से आया, फिर बाद में उसका इतना साइड इफेक्ट आया, लोग मरने लगे तो बैन हो गया। के मन में आयुर्वेद साइड इफेक्ट, बिना साइड इफेक्ट वाला है, स्लो एक्टिंग है, बहुत चीप है, कॉस्ट नहीं है, बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, ऐसे ये गलत फहमी हर एक के दिमाग में, इंक्लूडिंग आयुर्वेद के वैद्यों के दिमाग में भी है। मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन आयुर्वेदा। मोस्ट कॉस्टलीस्ट मेडिसिन जैसे हीरक भस्म हम कैंसर के विकार में देते हैं, हीरक भस्म 1 मिलीग्राम 1 mg का कॉस्ट लगभग 6000 से 8000 तक है, 1 मिलीग्राम का। यानी ये बहुत कॉस्टली भी आयुर्वेद है,
और स्लो एक्टिंग जो कहते हैं, इनके जैसे मूर्ख वैद्य कोई शायद नहीं होंगे, क्योंकि हाईएस्ट वेलोसिटी इन एक्शन ऑफ मेडिसिन इज आयुर्वेद। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगा है, आप पानी पी रहे हैं, पानी के पीने के बाद क्या होता है, प्यास बुझ जाता है। ये आयुर्वेद है, क्योंकि प्यास के बारे में भी आयुर्वेद में बताया है और पानी के बारे में भी बताया है। क्या बताया? अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। यानी अजीर्ण में औषध क्या है? पानी है, फ्रीली अवेलेबल, बहुत चीप है, फास्ट एक्शन है। जीर्णे वारी बलप्रदम, आहार के पचने के बाद जब व्यक्ति पानी पीता है उससे बलप्रद स्ट्रेंथ मिलता है, इमीडिएटली मिला, कॉस्ट 0 है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने, भोजने शब्द का अर्थ भोजन के बीच बीच में, भोजन चल रहा है और बीच बीच में जब व्यक्ति पानी पीता है, भोजने च अमृतम वारी, भोजन के मध्य में जो पानी पीता है वो पानी अमृत समान है, यानी दीर्घायु बनाए रखता है। और भोजन, सर इसको लेकर के ये सोशल मीडिया पे रहता है कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, नहीं, वो गलत है। सर आपकी बात से जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चलता है कि खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, तो सर आपकी बात से तो स्पष्ट हो जाएगा ना। मध्यकालीन ग्रंथ का वाक्य है, यानी भोजने च अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम, भोजन के बाद अगर पानी पिया वो विषप्रद है, पॉइजनस है। तो ये आयुर्वेद का एक सिंपल एग्जाम्पल है जो चीप होते हुए भी फास्ट एक्टिंग है और चीप होते हुए भी हाईएस्ट साइड इफेक्ट है, कॉस्टली भी है। तो ये आयुर्वेद का एक उदाहरण है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक्सपर्ट की बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, पैरासीटामॉल ब्रेन में साइक्लोऑक्सीनेज को कम करता है। साइक्लोऑक्सीनेज एक एंजाइम है जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराता है। दोस्तों, प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसा केमिकल या ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे दर्द और बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर दूसरे शब्दों में समझे तो पैरासीटामॉल प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें दर्द और फीवर महसूस नहीं होता।